हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जीआईसी के प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। और आज के जो हमारे क्वेश्चन हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोज़ अपलोड होती हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम अपने आज के क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, पवित्रता एवं अपवित्रता की धारणा किसकी एक विशेषता है? वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, जजमानी व्यवस्था, पुरुषार्थ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जाति व्यवस्था। तो जो जाति व्यवस्था होती है इसमें पवित्रता एवं अपवित्रता की धारणा जुड़ी होती है, यानी उच्चता एवं निम्नता की भावना जुड़ी होती है। और पवित्रता एवं अपवित्रता की अवधारणा जो है ये जाति से संबंधित किसने दिया था? लुई डूमा ने दिया था। डूमा ने कहा था कि भारत के समाज की मूलभूत संस्था जो है वो जाति है, और जाति पवित्र यानी जो ब्राह्मण है और अपवित्र यानी जो शूद्र हैं, इन दोनों के बीच में दो विरोधी जातियां हैं, लेकिन इनमें परस्पर एक दूसरे पर निर्भर सांस्कृतिक तत्वों से बनी होती है। संरचना के ये दो विरोधी तत्व पवित्रता एवं अपवित्रता भारतीय जाति व्यवस्था के प्राण हैं। तो ये किसने कहा था? ये लुई डूमा ने कहा था। इन्होंने बताया था कि जो ब्राह्मण जाति होती है ये पवित्र होती है, और जो शूद्र होती है उसको अपवित्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण। तो कथन ए है, जातिवाद भारतीय राजनीति की अपरिहार्य संतान है। तर्क है, जातिवाद चुनाव में वोट बैंक हासिल करता है। तो देखिए, दोनों कथन सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है, एक हिंदू परिवर्तित नहीं कर सकता है, क्या चीज़ है वो? पैतृक घर, वर्ण, जाति, धर्म। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जाति। तो देखिए, एक हिंदू जो है वो अपनी जाति परिवर्तित नहीं कर सकता है, क्योंकि जाति जो होता है वो बंद वर्ग होता है, और जाति जो होती है वो प्रदत्त परिस्थिति होती है, तो इसलिए जाति को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक दर्जा का क्या अर्थ है? ऑप्शन है, समूह में व्यक्ति का स्थान, प्रथागत सम्मान, व्यक्ति से अपेक्षा, व्यवसाय की प्रकृति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समूह में व्यक्ति का स्थान। तो देखिए, सामाजिक दर्जा का मतलब होता है समूह में व्यक्ति का क्या स्थान है, क्योंकि देखिए समूह में कोई भी व्यक्ति है तो उसकी परिस्थिति क्या है, ये जो उसकी परिस्थिति होती है वो उसका निर्धारण करती है। परिस्थिति जो होती है उसमें ऊंच नीच की भावना होती है, और सम्मान की भी भावना इसके साथ जुड़ी होती है। और एक व्यक्ति की जो विभिन्न परिस्थितियां होती हैं वो सारी क्या होती है, वो सारी मिला करके उसकी सामाजिक परिस्थिति बनती है, यानी सोसाइटी में उसका क्या स्टेटस होता है, तो ये चीज़ें निर्धारित करती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जातियों के बीच संरचनात्मक दूरियां बनाए रखने में सहायक है? ऑप्शन है, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक शक्ति, भूमि स्वामित्व, पवित्रता एवं प्रदूषण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पवित्रता एवं प्रदूषण। तो देखिए, जातियों के बीच में जो संरचनात्मक दूरी होती है वो पवित्रता और प्रदूषण के आधार पर होती है। इसकी भी अवधारणा पवित्रता और प्रदूषण की बात किसने की थी? लुई डूमा ने की थी। इन्होंने अपनी पुस्तक होमो हायरार्किस में इसकी ये अवधारणा व्यक्त किया था। यानी जो जाति होता है, जाति में जो संरचनात्मक दूरी होती है वो मतलब कौन सी जाति पवित्र है और कौन सी जाति अपवित्र है, उसके आधार पे इनके बीच दूरी होती है। खान पान को लेकर के, पूजा पाठ और जो इनके भी संबंध होते हैं, संस्कार होते हैं, तो इन सब चीज़ों में जो भेदभाव होता है अलग अलग इनका, वो निर्धारित करता है संरचनात्मक दूरियों को। अगला क्वेश्चन है, सबल्टन संप्रत्यय किसने बताया? ऑप्शन है, कार्ल मार्क्स, एन.के. बोस, एंटोनियो ग्राम्सी। ऑप्शन है डी है, डेविड हार्डीमैन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डेविड हार्डीमैन। देखिए, सबल्टन संप्रत्यय जो है ये अप्रोच ये डेविड हार्डीमैन द्वारा विकसित किया गया था, जिसमें समाज को विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर समझा जाता है, जैसे कि कास्ट हो गया, जेंडर हो गया, रेस हो गया।
अगला क्वेश्चन है, किसने तर्क दिया कि विकसित उत्तर पूंजीवादी समाजों में वर्गों की उत्पत्ति सत्ता द्वारा संचालित समितियों के पदों से हुई है? ऑप्शन है एल कोजर, आर कॉलिंस, कार्ल मार्क्स, सी राइट मिल्स, राल्फ डेरेनडार्फ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, राल्फ डेरेनडार्फ। तो राल्फ डेरेनडार्फ ने मतलब बताया था कि जो विकसित उत्तर पूंजीवादी समाज है इसमें वर्गों की उत्पत्ति सत्ता द्वारा संचालित समितियों के रूप में होती है, यानी सत्ता का जो असमान वितरण होता है वो क्या करता है, वो लोगों का जो स्टेटस होता है उसको निर्धारित करता है और उसी के आधार पे वर्गों का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, पावर एलीट की अवधारणा किसने दी है? C.W. मिल्स, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, के डेविस एवं मूर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, C.W. मिल्स। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण के संदर्भ में क्लास, स्टेटस एंड पावर की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, सोरोकिन, मैक्स वेबर, वेबलेन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वेबर। तो मैक्स वेबर ने क्लास, स्टेटस एंड पावर की अवधारणा दी थी और बताया था कि इसी के आधार पे व्यक्तियों का जो वर्ग है उसका विभाजन होता है। अगला क्वेश्चन है, जाति से संबंधित मानक का सिद्धांत किसने दिया? G.H. गुरिये, J.H. हट्टन, H. रिजले, होकार्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, J.H. हट्टन। तो J.H. हट्टन ने मानक का सिद्धांत दिया था, यानी इन्होंने बताया था कि जाति जो है वो किस कारण से उत्पन्न हुई है। वो माना का जो एक विश्वास होता है लोगों पर, उसके आधार पे इन्होंने बताया कि जाति की उत्पत्ति हुई है। इन्होंने बताया कि जो माना होता है ये क्या है, ये एक अलौकिक शक्ति है। अगला क्वेश्चन है, विलासी वर्ग का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? कार्ल मार्क्स, चार्ल्स डार्विन, वेबलेन, आगस्त कॉम्टे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेबलेन। विलासी वर्ग की अवधारणा किसने दिया? वेबलेन ने दिया था, टी वेबलेन ने। इन्होंने दो वर्ग बताए थे, एक विलासी वर्ग और एक जो निम्न स्थिति वाले वर्ग होते हैं। विलासी वर्ग वो लोग होते हैं जिनके पास मतलब प्रदत्त तो सारी की सारी संपत्ति पहले से ही उनके पास होती है और उनको कुछ भी कमाना धमाना कुछ भी नहीं करना पड़ता है। उनके पास इतनी ज़्यादा संपत्ति होती है कि वो आराम से जो है अपनी ज़िंदगी काटते हैं और कोई काम नहीं करना चाहते हैं। वो विलासी वर्ग होते हैं, मतलब उनको सब कुछ जन्म से ही प्राप्त होता है। और निम्न स्थिति वाले वो लोग होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता है और उनको अपना जीवन यापन करने के लिए श्रम करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक सामाजिक संस्था है? राष्ट्र, विवाह, पड़ोस, गांव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विवाह। तो विवाह क्या है? एक सामाजिक संस्था है, जबकि राष्ट्र, पड़ोस व गांव एक समुदाय हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल परिवार की अवधारणा किसने दी है? मर्डाक, जिमरमैन, वार्नर, जॉनसन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मर्डाक। मर्डाक ने मूल परिवार या केंद्रित परिवार की अवधारणा दी थी। इन्होंने संख्या के आधार पर इस परिवार का अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन है, किस नियम के अनुसार परिवार की संपत्ति में परिवार के प्रत्येक सदस्य का जन्मजात अधिकार होता है? दाय भाग का नियम, सपिंड का नियम, मिताक्षरा का नियम, प्रवर का नियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिताक्षरा का नियम। तो देखिए, मिताक्षरा के अनुसार परिवार की संपत्ति में परिवार के जो प्रत्येक सदस्य होते हैं उनका जन्मजात अधिकार होता है। और जो दाय भाग होता है, दाय भाग में क्या होता है, इसमें दाय भाग जो है ये केवल बंगाल और असम में लागू है। इसमें जो संपत्ति होती है वो जो पुत्र होते हैं उनको उनके पिता के मतलब मृत्यु के बाद ही मिलती है, पहले नहीं मिलती है। उस पर उनका अधिकार तभी होता है जब जो उनके पिता होते हैं मतलब संपत्ति के स्वामी, उनकी मृत्यु होती है, उसके बाद ही उनको वो संपत्ति पे उनका हक होता है। और ये दाय भाग और मिताक्षरा क्या है? ये हिंदू उत्तराधिकार संबंधी नियम मतलब दो मान्यताएं हैं उत्तराधिकारी को मतलब लागू करने के लिए। मिताक्षरा संपूर्ण भारत में लागू है, केवल बंगाल और असम को छोड़ करके। अगला क्वेश्चन है, हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार त्रिवर्ग में क्या शामिल है? धर्म, अर्थ, कर्म, काम, अर्थ, मोक्ष, काम, अर्थ, धर्म, धर्म और मोक्ष, धर्म, अर्थ, मोक्ष। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धर्म, काम, अर्थ और धर्म, यानी धर्म, अर्थ और
काम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा हिंदू जीवन प्रयोजन मतलब पुरुषार्थ का भाग नहीं है? धर्म, अर्थ, कर्म, मोक्ष और काम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्म। कर्म जो है ये हिंदू जीवन प्रयोजनों यानी पुरुषार्थ का भाग नहीं है। हिंदू जीवन प्रयोजन जो पुरुषार्थ के भाग है वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अगला क्वेश्चन है, योजनाबद्ध सामाजिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? योजनाबद्ध सामाजिक परिवर्तन, उद्विकास, आंदोलन, प्रगति और विकास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रगति। तो देखिए, प्रगति जो है ये सामाजिक परिवर्तन की एक निश्चित दिशा को मतलब दर्शाती है, और प्रगति में समाज कल्याण या सामूहिक हित की भावना होती है, और इसे योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक गतिशील समाज का सर्वाधिक विशिष्ट लक्षण क्या है? वाहनों का अधिक, बहुउद्देशीय भवनों की उपस्थिति, परिस्थितियों में परिवर्तन का अवसर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परिस्थितियों में परिवर्तन का अवसर। तो जो गतिशील समाज होता है उसमें व्यक्तियों की जो परिस्थिति होती है उसमें परिवर्तन का उनको अवसर मिल सकता है, मतलब उनकी जो परिस्थिति होती है उसको वो अपना चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपने उद्विकास के सिद्धांत का निर्माण करने हेतु किसने साव्ययी समरूपता का उपयोग एक वैज्ञानिक आधार वाक्य के रूप में किया? गम्प्लोविच, समनर, स्पेंसर, लोरिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समनर। तो देखिए स्पेंसर। तो देखिए, उद्विकास की जो अवधारणा है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? उद्विकास की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया था चार्ल्स डार्विन ने। इन्होंने जीवों के विकास को समझाने के लिए इसका प्रयोग किया था, लेकिन सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में इस अवधारणा का प्रयोग किया था हर्बर्ट स्पेंसर ने। इन्होंने अपने उद्विकास के सिद्धांत का निर्माण करने के लिए साव्ययी समरूपता का उपयोग वैज्ञानिक आधार के रूप में किया था, चार्ल्स डार्विन से प्रभावित होकर के। और समाजशास्त्र में उद्विकास सिद्धांत की शुरुआत हर्बर्ट स्पेंसर ने ही की थी, और बाद में कुछ और जो विचारक थे जैसे कार्ल मार्क्स और एंजिल्स, एमाइल दुर्खीम हो गए, तो इन्होंने भी उद्विकास को जो है स्वीकार किया था और इन्होंने इसके आधार पे अपनी अवधारणा दी थी। और जो स्पेंसर है इन्होंने समाज को जीवित शरीर की तरह माना था, यानी इन्होंने समाज की तुलना शरीर से की थी। अगला क्वेश्चन है, प्रगति का क्या अर्थ है? किसी भी दिशा में परिवर्तन, पश्चिमीकरण, एक निश्चित वांछनीय दिशा में परिवर्तन, आधुनिकीकरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक निश्चित वांछनीय दिशा में जब परिवर्तन होता है तो उसे हम प्रगति कहते हैं। प्रगति जो होती है ये केवल परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि ये एक निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन है। और प्रगति जो होती है ये हमेशा पॉजिटिव होती है, मतलब हमेशा इसको एक मतलब गुणात्मक रूप में देखा जाता है कि प्रगति जब होगी, प्रगति जो होती है ये मतलब हमेशा पॉजिटिव चीज़ की तरफ होती है, एक निश्चित वांछनीय दिशा में मतलब होता है प्रगति। और प्रगति जो होती है वो 3 तरीके से होती है, एक रेखीय होती है, चक्रीय होती है और टेढ़ी मेढ़ी होती है। अगला क्वेश्चन है, किसने सभ्यता के चुनौती एवं प्रत्युत्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किया? अर्नाल्ड टाइनबी, सोरोकिन, पीएम आगमन, डब्ल्यूएफ, पेरेटो, वी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्नाल्ड टाइनबी। तो अर्नाल्ड टाइनबी जो थे इनकी एक पुस्तक थी अ स्टडी ऑफ हिस्टोरी में, इसमें इन्होंने चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत दिया, और इन्होंने बताया था कि प्रत्येक सभ्यता जो होती है प्रकृति एवं मानव द्वारा चुनौती दी जाती है, और जो सभ्यताएं होती हैं इसका प्रत्युत्तर निर्माण के रूप में देती हैं, और वही जीवित रहती हैं, शेष नष्ट हो जाती हैं। और टाइनबी ने विश्व की 21 सभ्यताओं का अध्ययन किया था और कहा था कि प्रत्येक समाज निर्माण एवं विनाश, संगठन एवं विघटन के दौर से गुजरता है। अगला क्वेश्चन है, किसने विश्व की 8 संस्कृतियों के अध्ययन के आधार पर सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत दिया? कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, ओ स्पेंगलर, ई.टी. टायलर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पेंगलर। तो स्पेंगलर ने विश्व की 8 संस्कृतियों के अध्ययन के आधार पर अपना सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत दिया था। इनकी एक पुस्तक थी द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, इसमें इन्होंने सामाजिक परिवर्तन बताया था कि एक चक्र की तरह चलता है।
अगला क्वेश्चन है, जब संस्कृति के लक्षण या समग्रता एक समाज से दूसरे समाज में फैलते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? प्रसंस्कृतिकरण, प्रसारण, सांस्कृतिक विनिमय, सांस्कृतिक आक्रमण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रसारण। जब संस्कृति के लक्षण या समग्रता एक समाज से दूसरे समाज में फैलते हैं तो इसे क्या कहते हैं? इसे प्रसारण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा वक्तव्य सही है? सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन एक चीज है। सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों के दायरे एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन विरोधी है। सामाजिक परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन का एक भाग है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन का एक भाग है। अगला क्वेश्चन है, किसने सामाजिक गतिशीलता को दो तरीकों, सामाजिक आरोहण और सामाजिक अधोगमन में वर्गीकृत किया? PM ब्लाउ, SM मिलर, PS सोरोकिन, SM लिप्सेट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोरोकिन। देखिए दिशा के आधार पर सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता को दो भागों में बांटा था, सामाजिक आरोहण यानी सोशल क्लाइंबिंग, सामाजिक अधोगमन यानी सोशल सिंकिंग। तो इन्होंने बताया था कि जो सामाजिक आरोहण यानी सोशल क्लाइंबिंग होता है, ये मतलब ऊर्ध्वगामी गतिशीलता होती है। जब एक व्यक्ति या समूह ऊपर की ओर उठता है तो इसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वगामी गतिशीलता कहते हैं। और जो सामाजिक अधोगमन होता है, सोशल सिंकिंग, इसे अधोगामी गतिशीलता भी कहते हैं। मतलब जब परिवर्तन की दिशा नीचे की तरफ होती है तो वो अधोगामी गतिशीलता होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण की अवधारणा कार्ल मैनहीम ने अपनी किस पुस्तक में दी? आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, मैन एंड सोसाइटी, डायनोसिस ऑफ आवर टाइम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैन एंड सोसाइटी। मैन एंड सोसाइटी पुस्तक में कार्ल मैनहीम ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो नियंत्रण की अवधारणा दी थी। प्रत्यक्ष नियंत्रण इन्होंने बताया जो व्यक्ति पर अपने मतलब व्यक्ति के निकट और सगे संबंधियों द्वारा लागू होता है। और जो अप्रत्यक्ष नियंत्रण होता है, इसमें क्या होता है? तर्क और जन कल्याण को अधिक महत्व दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किस उग्र किसान आंदोलन के पश्चात प्रारंभ किया गया? नक्सलबाड़ी आंदोलन, तेभागा आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन, विजोनियन आंदोलन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना आंदोलन के बाद ही भूदान आंदोलन जो है वो ज़्यादा उग्र रूप से शुरू हुआ था। और जो ये भूदान आंदोलन है, ये शुरू किया था विनोबा भावे ने 1951 में, जो भूमिहीन कृषक थे उनकी दशा सुधारने के लिए। भूदान और ग्रामदान आंदोलन, अभी ये भूदान और ग्रामदान आंदोलन से क्वेश्चन भी आया था PGT के एग्ज़ाम में, आपने देखा होगा। और जो ये इसका शुरुआत हुआ था वो कहाँ से हुआ था? भूदान और ग्रामदान आंदोलन की शुरुआत ये तेलंगाना का एक गांव था पोचमपल्ली, वहाँ से शुरू हुआ था। उसमें जो है भूमिहीन निर्धन किसान जो थे वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ करके जीवन यापन कर सके, इसलिए विनोबा भावे ने ये शुरुआत किया था इस आंदोलन का। अगला क्वेश्चन है, खाप पंचायतें अधिक प्रभावी किस राज्य में हैं? हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। खाप पंचायत जो होती है ये सामाजिक प्रशासन की एक पद्धति है और ये हरियाणा, राजस्थान जैसे जगहों पे पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज की अनुशंसा की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935, क्रिप्स मिशन 1942, भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन 1957। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन 1957। देखिए पंचायती राज की अनुशंसा जो है ये बलवंत राय मेहता के अंतर्गत हुआ था, जब ये इन्होंने जो आयोग का गठन किया था। और जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहा जाता है, यानी जो स्थानीय तौर पे होती है पंचायती राज जो गांवों में। अगला क्वेश्चन है, जिस योजना का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक विकास के द्वारा भारत के संपूर्ण ग्रामीण जीवन का रूपांतरण करना है उसका क्या नाम है? अंत्योदय कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इंदिरा आवास योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक विकास के द्वारा भारत के संपूर्ण ग्रामीण जीवन का रूपांतरण करना है। और जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है ये
समुदाय के चतुर्दिक विकास की एक ऐसी पद्धति है जिसमें जन सहभाग के द्वारा समुदाय के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आज की ये सारे के सारे क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।